नमस्कार। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी में हूं नेहा शुक्ला लेकर हाजिर हूं आज की स्ट्रेट टॉक। तो भारत की मजबूत छवि की बातें और लगातार दावे, लेकिन ये कैसी धाक है, कैसी मजबूत छवि है जब बहुत ही गंभीर सवाल यूएस की रिपोर्ट में उठाए गए और भारत ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बहुत सारे गंभीर तथ्य आज अपने दर्शकों के सामने रखेंगे और उससे पहले कि बातचीत शुरू करें, हम अपने दर्शकों के सामने बता दें कि आज बहुत ही दुखद खबरें भारत के लिए सामने आई हैं। एक तो दुबई एयर शो के दौरान भारत का लड़ाकू विमान तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, पायलट की मौके पर ही मौत हो गई है। और दूसरी बुरी खबर ये भारत के लिए कि डॉलर के मुकाबले रुपया अपने निम्नतर स्तर पर यानी कि ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच चुका है। 89.49 पैसे रुपी गिरावट दर्ज करा चुका है, जो कि बहुत ही बुरी खबर भारतीय रुपए के लिए, भारतीय समर्थकों के लिए। तो कुछ सवाल और कुछ फैक्ट आइए पहले अपने दर्शकों के सामने रखें और समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका आखिर भारत के खिलाफ इस तरह के हथकंडे क्यों अपना रहा है और भारत मूक दर्शक बने हुए या फिर खामोशी वाली स्ट्रैटेजी अपनाते हुए क्यों नजर आता है, वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहानिसबर्ग पहुंच चुके हैं। आइए जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि क्या है आज के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इसी पर शुरू करेंगे बातचीत। विवादित अमेरिकी रिपोर्ट के बैकड्रॉप में पीएम मोदी चल पड़े हैं विदेश यात्रा पर और उनकी विदेश यात्रा को लेकर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने पूछा है कि क्योंकि ट्रंप का सामना नहीं करना पड़ेगा इसलिए जोहानिसबर्ग वो पहुंच रहे हैं। G20 समिट में शामिल हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 21 से 23 नवंबर के दौरान यहाँ पर 3 अहम बैठकें होंगी जिसमें तीनों में हिस्सा ले रहे हैं पीएम मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस समिट का बायकॉट किया है। कहना है कि क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में व्हाइट फार्मर्स यानी कि श्वेत जो किसान हैं उनके खिलाफ हमले हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, इसीलिए ट्रंप ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया है और अपना जो राजदूत है उसे भेज रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाए गए हैं। एक दिन पहले ही अमेरिका की तरफ से यूएससीसी की जो रिपोर्ट है कांग्रेस को सौंपी गई है, इसके जरिए और भारत की तरफ से प्रतिक्रिया का आना स्वाभाविक था, लेकिन ये प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो इसीलिए इसे कैसे देखे भारत के लोग या फिर भारतीय सेना के शौर्य पर जो सवाल खड़े किए गए हैं उसे भारत की तरफ से किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोदी सरकार की कूटनीति इस वक्त ऐसा प्रतीत होता है कि भारत की खामोशी ही मोदी सरकार की कूटनीति बन चुकी है। और पीएम मोदी की विदेश नीति भी, जो कि जोहानिसबर्ग तो पहुंच रहे हैं, लेकिन यूएस के तरफ से जो गंभीर बातें सामने आई हैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की गई है। सवालों के घेरे में पीएम मोदी की विदेश नीति और इससे क्या वैश्विक मंच पर, जो कि जोहानिसबर्ग में G20 देशों के साथ वो मंच साझा कर रहे हैं, तो क्या वैश्विक मंच पर भारत की छवि मजबूत दिखती है? ये कैसी मजबूत छवि की छाप है या धाक है? आइए स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के हमारे पैनलिस्ट। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर DK गिरी जुड़े, फॉरेन इश्यूज एक्सपर्ट, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े प्रशांत टंडन, और हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट की हैसियत से जुड़े डॉक्टर प्रमोद पावा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और शुरुआत में प्रशांत सर आपसे ही करती हूँ। अमेरिका की तरफ से बहुत ही गंभीर टीका टिप्पणी की गई जिस रिपोर्ट में भारत की तरफ से कम एक स्वाभाविक था कि प्रतिक्रिया तो आनी चाहिए थी, बेहद संतुलित भाषा का प्रयोग किया जा सकता था, लेकिन बिल्कुल टीका टिप्पणी और प्रतिक्रिया का ना आना, आप इसे किस तरह की फॉरेन पॉलिसी देखते हैं? और फिर पीएम पहुंच जाते हैं जोहानिसबर्ग, आखिर भारत की विदेश नीति में चल क्या रहा है? देखिए नेहा जी की विदेश नीति का स्थिति ये है, जब से मोदी जी आए हैं जी, विदेश नीति का फोकस राष्ट्रहित नहीं है। विदेश नीति का सबसे बड़ा उद्देश्य और एकमात्र उद्देश्य होता है नेशनल इंटरेस्ट, जी, राष्ट्रहित। और वो राष्ट्रहित ने जगह ले लिया है पॉलिटिकल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को। जी, तो जो मोदी साहब का जो विदेशी दौरे होते हैं तो बंद कमरे में नेगोशिएशंस क्या हुए इसकी खबरें कम बनती हैं। मोदी किनसे मिले, कौन उनके सामने आके रो गया और कितना ढोल नगाड़े वहाँ बजे। जी, अब एम्बेसीज का नया काम है कि वो बसों से तमाम एनआरआईज को अरेंज करें। तो एक एक जो है वो ऑप्टिक्स क्रिएट किया जाता है
डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और जब भी भारत का प्रधानमंत्री विदेश जाता है तो वो विदेश में वहाँ की सरकारों को किस तरह से प्रभावित कर सके, ये उद्देश्य होता था। इसीलिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जब भी गए, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, राजीव गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, जो भी हो, वो वहाँ के लोगों से मिलते थे, वहाँ के पत्रकारों से मिलते थे, वहाँ के पत्रकारों को इंटरव्यू देते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। मोदी साहब ने ये सब छोड़ा हुआ है। उसका नतीजा ये हुआ है जी। अब आप देखिए कि पिछले 48 घंटे में क्या हुआ है। अमेरिका की तरफ से ये रिपोर्ट आई जी। और वो रिपोर्ट भारत की जो पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के जो ऑब्जेक्टिव्स थे जो मीट हुए, उनको वो इनकार कर रही है। वो और उसको आप यू कैन नॉट ब्रश दैट अंडर द कार्पेट। उसको आप आसानी से उसके मुंह नहीं फेर सकते क्योंकि दुनिया में जा रहा है। तो जी। आपकी एक छवि दुनिया में बन रही है। हम्म। दूसरा क्या हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया में भारत की जो विदेश नीति अमेरिका की में रही है, वो पाकिस्तान से डिहाइब्रिड करने की रही है कि एक ही वाक्य में भारत पाकिस्तान का जिक्र ना हो। जी। अब ट्रंप की पॉलिसी आप देखिए कि वो हाइपरेट हो गई है। वो जब भी बात करते हैं भारत की, वो साथ साथ पाकिस्तान की भी तारीफ करते हैं और वो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष की तारीफ करते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये एक बड़ी तब्दीली आई। और पिछले 48 घंटे में क्या हुआ है कि अमेरिका ने प्रेशराइज कर दिया भारत को कि वो अब रूस से तेल न ले। भारत की जो पब्लिक सेक्टर थे, उन्होंने लेना बंद कर दिया। और अब मुकेश अंबानी ने भी लेना बंद कर दिया। लगभग आधा रूसी तेल मुकेश अंबानी की रिफाइनरीज में जा रहा था, जी। जो उन्होंने अब वो कहा है कि अब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो उनकी रिफाइनरी है, जो तेल को रिफाइन करके यूरोप या दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करती, उसमें अब वो रूसी तेल नहीं लेंगे। आखिरी टेप अब आ रही है। जी। तो अब दिसंबर 1 से वहां पे तेल नहीं आएगा। तो जी। ये एक बड़ा जो है, अब आप देखिए कि उसने आर्म ट्विस्ट कर दिया आपको। अब भारत उसमें कुछ नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान की भी तारीफ कर रहे हैं। और ये तब हो रहा है जब भारत ने 2 लॉबिंग एजेंसी हायर कर रखी है, भारत सरकार ने अमेरिका में। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के वक्त उन्होंने मरकरी नाम की एक लॉबिंग एजेंसी हायर की है, जो कि ट्रंप के नजदीकी बताए जाते हैं, रिपब्लिकन पार्टी के लोग हैं वो। जी। तो वो लॉबिंग एजेंसी भी कुछ नहीं कर पा रही है। लाखों डॉलर उनको दिया जा रहा है। तो ये बड़ी फेलियर है। और मैं आगे जब बात होगी तो विस्तार से और बताऊंगा कि किन जी। किन फ्रंट पे फेलियर है। और एक आखिरी लाइन की, साउथ अफ्रीका जा रहे हैं प्रधानमंत्री। जी। और जब भी प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर होते हैं तो एक नाम और जुड़ता है इनके साथ, अडानी। जी। अब ट्रंप से 3 मुलाकातों में वो नहीं गए। जब संभावित मुलाकातें हो सकती थी मल्टीलेटरल, वो 3 उन्होंने छोड़ दी क्योंकि ट्रंप से आमना सामना नहीं करना चाहते थे। साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका में नेशनल पावर ग्रिड नया बन रहा है, $24 बिलियन का। उसमें चाइनीज और फ्रेंच कंपनी के साथ साथ अडानी जी भी कंपटीशन में हैं। और इसी नवंबर में, अभी अंतिम 10 दिनों में ही उसके बारे में एक महत्वपूर्ण फैसला होना है। जी, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जी हमारे दर्शकों तक प्रशांत सर ने पहुंचाई है। एक ब्रेक लूंगी उससे पहले कि मैं डॉक्टर प्रमोद पावा और डॉक्टर प्रोफेसर गिरी के पास दर्शकों को लेकर जाऊं और उनसे समझूं कि इस पूरे घटनाक्रम को भारत की विदेश नीति के पैमाने पर किस तरीके से तौला जाना चाहिए, क्या आकलन उनका है, आप दर्शकों तक पहुँचाएंगे एक छोटे से ब्रेक से लौटने के बाद। फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और सीधे चलेंगे प्रोफेसर गिरी के पास। प्रोफेसर गिरी, ये कैसी घटना है जिसमें पाकिस्तानी आर्मी की तारीफ कर रही है राष्ट्रपति ट्रंप की का आयोग, कमीशन, और पीएम मोदी अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म शेयर करने जा रहे हैं दुनिया के तमाम बड़े बड़े लीडर्स के साथ। यूके के प्राइम मिनिस्टर पहुंच चुके हैं और भी अन्य जो बड़े बड़े नेता हैं वहां पर पहुंचेंगे। क्या इतनी किरकिरी हो रही है उसके बावजूद भारत की तरफ से कुछ तो बयान आना चाहिए था? प्रोफेसर गिरी, सबसे पहले समझना चाहूंगी ये पाकिस्तान की आर्मी की तारीफ क्यों?
अब ट्रंप का शासनकाल में जो उनका दूसरा टर्म है, इसमें अजीबोगरीब चीज वो कर रहे हैं। तो ये रसा का उन्होंने यूक्रेन वार खत्म नहीं कर पाए, तो भारत के ऊपर प्रेशर दे रहे हैं। ठीक है। और ट्रंप का तो ये जीत के चुनाव कैसे आजकल राजनीति का बड़ा आकस्मिक रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमने बिहार में भी देखा, हर जगह। तो ये ट्रंप का किरकिरी भी हो रहा है अपना कंट्री में। लेकिन ये मुझे तो कुछ खुद समझ में नहीं आ रहा कि ट्रंप के लोग यहाँ पे जंग क्यों कर रहे थे कि ये तुम चुनाव जीत जाए। भारत के सबसे बड़े मित्र थे, मैंने भी एक आर्टिकल लिखा है, ग्रेट फ्रेंड ऑफ इंडिया। लेकिन ये सेकंड टर्म में ट्रंप जो है आखिरी टर्म में गड़बड़ा गए। तो इसीलिए उसका हमारा सरकार तवज्जो नहीं दे रहा। मैं जितना समझ रहा हूँ, हमारा प्रधानमंत्री ये नीरव रहने का, चुप रहने को भी एक रणनीति मानते हैं। मुझे याद है जो नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हो रहा था, किसी ने कहा कि वाई आर यू नॉट टेकिंग, आप निर्णय क्यों नहीं ले रहे? तो उन्होंने कि निर्णय ना लेना भी एक निर्णय है। तो इसको मैं अगर कहूँ तो मोदी जी का चुप रहना भी एक जवाब है कि ट्रंप जो कर रहे हैं, और ट्रंप और 3 साल रहेंगे, उसके बाद अमेरिका के साथ जो संपर्क है भारत का जो बढ़ते जा रहा है वो तो रहेगा ही। और ट्रंप को हैंडल करना हमारा विदेश मंत्रालय और जो लॉबी भी उन्होंने हायर किया है, जी, मरकरी प्लस प्रधानमंत्री जी नहीं कर पा रहे। तो फिर क्यों इतनी पेमेंट, जो भारी भरकम पेमेंट हो रही है? इसको जी हाँ, वही पेमेंट हो रहा है, पैसा जाया हो रहा है, लेकिन ये उसका कोई हमको लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन और एक चीज भी है, एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी जर्मनी में एक जनरल थे जो सिर्फ गोबल्स करके, जिसको हम गोबल्स ट्रूथ कहते हैं, एक झूठ को बार बार आप कहेंगे तो लोग सच मान लेते हैं। तो इसीलिए, और ये पाकिस्तान भी दोहरा रहा है, मैंने पाकिस्तान भी दावा किया ये चीज, और अमेरिकन जो यूनाइटेड स्टेट्स का सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक रिपोर्ट में भी एक लाइन आया है। ठीक है, ये जानबूझ के एक और लाइन है जिसमें कि पहलगाम को जी टेररिस्ट अटैक तक नहीं कहा गया है। तो जब पहलगाम में आतंकी हमले को टेररिस्ट अटैक ही नहीं मानेगा अमेरिका, और तो फिर इसे कैसे देखा जाना चाहिए भारत की तरफ से, भारत के लोगों की तरफ से? पीपल टू पीपल कनेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों देशों के बीच। जी, तो ये अमेरिका के साथ में पीपल टू पीपल कनेक्शन तो है ही, लेकिन वहां पे जो हमारे इंडियंस हैं जो अमेरिका में हैं, और डायस्पोरा के ऊपर प्रधानमंत्री बड़ा जोर देते हैं, और साउथ अफ्रीका में भी जाके इंडियन डायस्पोरा से मिलेंगे, उनको लॉबिंग ना करके वो बड़े अच्छे पोजीशन में है इंडियंस। ये लोगों को अपना आवाज उठाना चाहिए कि ये क्या हो रहा है हमारा कंट्री के साथ। तो ये इंडियन डायस्पोरा जो इंडियंस काफी अच्छे पोजीशन में है अमेरिका में, और उन लोगों को यह आवाज उठाना चाहिए, और ट्रंप को दबाव देना चाहिए कि भारत के साथ तुम सही नहीं कर रहे। बिल्कुल। मैं प्रमोद सर से यही सवाल लेना चाहती हूँ। प्रमोद सर, भारत में कहा जाता है कि वहाँ अमेरिका में जो भारतवंशी हैं बहुत ही प्रभावशाली हैं, लेकिन इसके बावजूद पहलगाम के आतंकी हमले को आतंकी हमला नहीं बता रहा है अमेरिका, और इस पर पूरी तरह से खामोशी भारत सरकार की क्या गले से नीचे उतर पाएगी वहाँ रह रहे भारतीय मूल के लोगों के? देखिए, ऐसा है कि मैं ना तो बुद्धिजीवी हूँ और ना प्रशांत सर की तरह एक बहुत बड़ा पत्रकार हूँ। तो मैं तो सामान्य सा आदमी हूँ, एक साधारण। हाँ, इतनी जरूर है कि मेरी जो भी अध्ययन है या जो भी अपना जीवन का अनुभव है वो पर्दे के पीछे वाला है, पर्दे के सामने वाला नहीं है। जी जी। और मैं ये मानता हूँ कि जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, जो हो रहा होता है वो दिखाई नहीं देता। जी जी। जहां तक लॉबिंग की बात है, अगर वो लॉबिंग हमारी सरकार के लिए ना करके और किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, या किसी अलग से ऐसी संस्था के लिए कर रहे हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो वो तकलीफदेह है। अगर हमारे दूतावास में डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ताज और इंडिया जैसी किताबों की जगह हम बंच थॉट बेचने, डिस्ट्रीब्यूट करने लग रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत दुखद बात है। और जब से 2016 के बाद से मेरा अपना अनुभव है कि बहुत से अनुभवी राजनयिक या तो इस्तीफा देकर घर चले गए या VRS लेकर चले गए, और आज दूतावासों की हालत ये है कि आप किसी भी एम्बेसी में चले जाएं तो वो कोई ना कोई इवेंट अरेंज करा रहे होते हैं, उसमें औरंगजेब की फिल्में दिखा रहे होते हैं, जो भी हो रहा है। अभी
गिरी सर ने बोला कि भारतीयों का बहुत अच्छा रुतबा है डायस्पोरा है आउट ऑफ इंडिया में। आई एग्री, बहुत अच्छा डायस्पोरा है। नहीं सर, था। अभी 4 दिन पहले की बात है कि कनाडा के अंदर शिवलॉय मजूमदार हैं, वहां पर एक एमपी हैं, उनके लॉ मेकर हैं, उसको उन्हीं की पार्टी के आदमी ने बोल दिया कि यू आर सपोर्टिंग मोदी, सो नेक्स्ट फाइट यू मस्ट गो टू द इंडिया एंड फाइट देयर एंड बिकम द एमपी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। यू डज नॉट डिजर्व फॉर द कैनेडियन और एनी सिविलाइज सोसाइटी। तो इससे बुरी क्या हालत है। कल भी हमारे 197 जो भारतीय हैं उनको हथकड़ियां लगा के भेजा गया है। तो विदेश मंत्रालय के कार्यकाल पर, कार्यकर्ताओं पर और कार्यक्रमों पर कोई भी टिप्पणी देते देते इतना थक गए हैं कि अब लगता है कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रहा, क्योंकि हमारी सरकार बहुत शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी प्लान करती है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए या एक पर्सनल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए काम करती है। हम 10 साल, 20 साल, 50 साल की कोई प्लानिंग ही नहीं करते, और उसी का नतीजा है कि डॉलर पूरी दुनिया में नीचे जा रहा है, डी डॉलराइजेशन हो रहा है, लेकिन भारत में रुपए की हालत नीचे गिरती चली जा रही है। और एक झटके में हम कहां से कहां, अभी तो इकोनॉमिक्स के बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन सुना है कि हम रिसेशन से डिप्रेशन की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। और अगर यही हालत रही तो मार्च तक देश का क्या होगा, क्योंकि जैसे सिंदूर हुआ जी। अब ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ? मेरा तो ये मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए किया गया था। और अगर अमेरिका की रिपोर्ट में ये माना गया है कि ये आंतरिक इंसर्जेंसी की वजह से कांड हुआ है जी जी, और वो आतंकवाद नहीं था, तो हो सकता है कि कल को वो सिंदूर की घटना को युद्ध अपराध का भी नाम दे दे या उसको कहीं तक लेके चले जाए। तो ये सब बातें हमें बहुत दूर तक सोचनी चाहिए थी, जो हमारी सरकार नहीं सोच रही, हमें तकलीफ दे रही है। पर प्रमोद सर, मुझे याद आता है, चाहे वो मार्को रूबियो हो, चाहे वो डिप्टी प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, वेंस, वो बार बार जो है आतंकवाद की लड़ाई की बात करते हैं और भारत का पूरा सहयोग करने की बात करते हैं। तो आखिर ट्रंप प्रशासन के ये बड़े बड़े चेहरों की तरफ से टेररिज्म को लेकर जो एक आश्वासन भारत को मिलता रहा है, उन बातों का कोई जो है मोल नहीं रह गया है, कोई औचित्य नहीं रह गया है, क्योंकि यहाँ पर पहलगाम जैसे टेररिस्ट अटैक को ही एक इंसर्जेंसी जो है घटना बताई जाती है, विद्रोही हमला बताया जाता है, जबकि एससी और ब्रिक्स जैसे संगठनों ने इसे आतंकी हमला बताया है। और जहां तक मुझे याद है कि यूनाइटेड नेशन में भी जब मीटिंग्स हुई हैं तो भारत की तरफ से इसे टेररिस्ट अटैक बताया जाता रहा है जी। देखिए, ऐसा है, कुछ पावर्स ऐसी हैं जिनके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती, हमें भी नहीं होती, और वो आज तक पूरी दुनिया आतंकवाद का कोई डेफिनेशन नहीं दे पाई। आप भी नहीं कह सकते कि कौन आतंकवादी है और कौन नहीं है। अगर गजा के हमास को एक वर्ग जो है वो आतंकवादी कहता है, दूसरा वर्ग उनको मुजाहिदीन और स्वतंत्रता सेनानी कहता है, तो ऐसे ही आप किसी को कैसे आतंकवादी बता दें। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है वो एक फोबिया है। अभी तक हम सुनते थे इस्लामोफोबिया, कि जो भी आतंकवादी होता है, सभी मुसलमान तो आतंकवादी नहीं होते, लेकिन जो भी आतंकवादी होते हैं वो मुस्लिम ही होते हैं। ये सेंटेंस सुनते सुनते कितने साल निकल गए, और आज हम सुन रहे हैं कि सभी फ्रॉडिये और सभी गंदगी फैलाने वाले तो इंडियन नहीं होते, लेकिन जो भी पकड़े जाते हैं, कानून तोड़ते हैं, वो इंडियन ही क्यों होते हैं। कनाडा में, अमेरिका में अगर कोई गाड़ी जरा सी भी आड़ी टेढ़ी चला रहा हो तो पीछे जाने वाला छुटता यही कहता है कि इसका ड्राइवर देसी होगा, चाहे वो गोरा हो या कोई भी हो। तो ये फोबिया हमारी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और अगर सरकार अभी नहीं चेतती, अभी इस पर ध्यान नहीं देती, तो शायद आने वाला समय हमारे लिए कोई बहुत अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। और ऐसा लग रहा है कि भारत ने जो वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात कही है, एक अभियान की तरह भारत ने इसे चलाया है, उस पर अमेरिका की तरफ से जो ये बड़ा झटका आया है, इसे अब भारत क्या हल्के में ले रहा है, और ये आने वाले समय में भारी पड़ सकता है भारत की फॉरेन पॉलिसी या फिर डिप्लोमेसी पर। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं।
फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और सीधे चलेंगे प्रशांत सर के पास। प्रशांत सर, जब पाकिस्तान भी ये मानता है और उन सब डायलॉग्स को जारी करते वक्त पाकिस्तान भी एक सदस्य देश के रूप में शामिल रहता है कि पहलगाम में हुआ हमला आतंकी हमला था, तो फिर अमेरिका की तरफ से ये कहा जाना कि ये विद्रोही हमला है, इसे कैसे देखा जाना चाहिए? और भारत की जो डिप्लोमेसी है, क्या इसे बहुत बड़ा सेटबैक नहीं लगा है? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सेटबैक है। और नेहा जी, भारत की विदेश नीति का दो बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहे हैं और दशकों से रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान को हम अपने से दूर रखें जी और चीन और पाकिस्तान को आपस में मिलने न दें। जी तमाम जो वैश्विक शक्तियां हैं उनको भी चीन और पाकिस्तान से दूर रखें, ये हमारी विदेश नीति का हमेशा से एक उद्देश्य रहा है और हम कामयाब भी रहे। चाहे वो आर्म्स प्रोक्योरमेंट की बात हो, चाहे वो मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पे भारत की बात करने की बात हो, और सबसे बड़ा जो ब्रांड एम्बेसडर भारत का होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी, उसकी वाक्पटुता, उसका नैरेटिव बोलता है। लेकिन तब बोलता है जब भारत का प्रधानमंत्री वॉशिंगटन के प्रेस क्लब में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जब वो न्यूयॉर्क टाइम्स के और बीबीसी और सीएनएन के रिपोर्टर्स को या एंकर्स को इंटरव्यू देता है, तो वहाँ के थिंक टैंक से आके मिलता है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज में जाता है। भारत का प्रधानमंत्री पिछले 11-12 साल में जब से मोदी जी हैं वो एनआरआई से मिल रहे हैं और मुख्यतः गुजराती एनआरआई से जो वहाँ पे बसे हुए उनसे मिल रहे हैं। तो ये कोई विदेश नीति का चलाने का तरीका नहीं है। और उसमें विफलताएं कहाँ मिली आपको बताते हैं। डॉक्टर प्रमोद महबा को याद होगा, भारत ब्रिक्स का चेयरमैन था और भारत में ही ब्रिक्स का समिट हो रहा था गोवा में जी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स में पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों का नाम भारत ड्राफ्ट में नहीं जुड़वा पाया। रूस जुड़वा लिया। रूस ने अपने लोगों को, अपने आतंकवादी जो उनके क्षेत्र में एक्टिव है उनको जुड़वा लिया, जो इस्लामिक आतंकवादी थे जी, गुट थे। तो ये तो भारत की विफलता शुरू से रही है। और अभी आपको बता रहा हूं कि तजाकिस्तान में भारत का एकमात्र सैनिक अड्डा था वायुसेना का, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एयर स्ट्रिप थी। और हमारा जो दूरदर्शी ब्यूरोक्रेट डिप्लोमेट थे उन्होंने क्या किया कि उसकी रिपेयर करने का ठेका भारत को आया। टेस्टिंग के लिए वहां पे एक स्क्वाड्रन लगाया गया, वो स्क्वाड्रन कभी लौट के ही नहीं आया। और हमने तजाकिस्तान से उसका एग्रीमेंट किया, एक्सटेंशन होता रहा और वो पाकिस्तान को पीछे की तरफ से बहुत नज़दीक था, उसका चाइना से स्ट्रेटेजिक डिस्टेंस था। वहाँ पे एक हमारा स्क्वाड्रन थे, एक हेलीकॉप्टर का और एक विमानों का, वो बंद हो गया। जी जी, अयानी एयरबेस, जी अयानी एयरबेस बंद हो गया है। रूस और चीन के दबाव से ही बंद हो गया जी। तो हम भारत बहुत सारी जो स्ट्रेटेजिक हमारी जो आउटरीच थी उसमें कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। एक एग्जांपल और देता हूं आपको। भारत और अमेरिका में एक कानून है कि अगर कोई बहुत हाईटेक डिफेंस इक्विपमेंट खरीदता है तो उसको फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन करने पड़ते हैं। फाउंडेशन एग्रीमेंट में LSA भी है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी है, तमाम जटिल चीजें हैं। और उसी का फायदा उठा के अमेरिकन एयरफोर्स का जहाज अमृतसर में उतर गया हथकड़ी बेड़ी पहना के, जिसकी चर्चा डॉक्टर प्रमोद पावा कर रहे थे। जी जी। इसी देश का मिलिट्री एयरक्राफ्ट हमारे यहाँ नहीं उतर सकता। ये चंद्रशेखर के समय बात आई थी या अटल बिहारी वाजपेयी के समय बात आई थी, नहीं उतरने दिया गया था। अब वो क्योंकि LSA है, लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है, जी जी, वो आपसे पूछा भी नहीं उसने। जी जी। अब आप देखिए कि उसी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो हमने उनसे जो INS जल अश्व है
एम्फीबियन हमारा शिप है, अमेरिका से लिया। हमने C-17 ग्लोब मास्टर लिया, मनमोहन सिंह के समय लिया। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये सब कुछ बगैर फाउंडेशन एग्रीमेंट को साइन किए हुए किया। मोदी जी ने ओबामा के समय बगैर कुछ खरीदे हुए फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन कर लिए। जी, तो ये भारत की विदेश नीति का मतलब, आप एक दो फेलियर हो तो मैं बताऊं। अभी आप देखिए कि विदेश मंत्री कौन है। जी, विदेश मंत्री चीन और अमेरिका में राजदूत रह चुके भारत के, बिल्कुल बिल्कुल। लंबा समय बिताया वहां पे। जी, और उसके बाद भी आप देखिए कि सबसे विफलतम विदेश मंत्री साबित हो रहे हैं। वो बेसिकली एक सुपर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, माइक्रो डिटेल में घुस जाते हैं। वो विदेश मंत्री के तौर पे काम नहीं कर रहे हैं, वो सुपर फॉरेन सेक्रेटरी के तौर पे काम करते हैं। जी, 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 बिल्कुल। प्रोफेसर गिरी, ऐसे मैं समझना चाहती हूँ कि जब UNSC ने इसे टेररिस्ट अटैक बताया, पहलगाम आतंकी हमले को, और इसकी निंदा की, तो फिर USCC अमेरिका के इस आयोग की रिपोर्ट की कितनी महत्ता या फिर कितनी जो है इसका वजन कितना वेट है? जी, उसका ज्यादा वजन नहीं है, इसीलिए कि ये ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। और ट्रंप का पूरा दुनिया में पर ये कांग्रेस को सबमिट कर दी गई है, ये रिपोर्ट कांग्रेस को सबमिट की जा चुकी है। तो कांग्रेस में आलोचना होगा ना, कांग्रेस में इसका डिस्कशन अगर हुआ तो लोग अपोज भी करेंगे। और ट्रंप का जो किरी ने ट्रंप का बदनामी पूरा दुनिया में है। और यूरोपियन यूनियन, यूरोप जो उनका बड़ा ठोस पार्टनर था, उन्होंने भी सोचने लगे कि अपना डिफेंस बताए। मैं यूरोपियन यूनियन का स्टूडेंट हूँ, उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका से हट के आगे हमें सोचना चाहिए। क्योंकि ये ट्रंप का जाने का सब लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 3 साल में ट्रंप कितना नुकसान पहुंचाएंगे दुनिया भर को, उसमें लोग उसका आंकलन कर रहे हैं। तो एक बात मैं कहना चाहूंगा, प्रशांत जी के साथ सहमत हूं मैं तो आपका चैनल में खुलेआम कह चुका हूं कि जयशंकर जो हैं अपना JNU में मेरे से 4 साल सीनियर थे, और ये एक अच्छे ब्यूरोक्रेट थे, है ना। ब्यूरोक्रेट को अगर मंत्री बनाना, ये लोकतंत्र का भी एक तरह से तोहिन है। और दूसरा, सिर्फ जो चुने गए लोग, उन्हीं लोगों को मंत्री बनाना चाहिए। लेकिन इत्तेफाक से ये किसी कारण से ये मोदी सरकार में सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स, ये राजीव गांधी जी ने शुरू किया था, और ब्यूरोक्रेट को तो नहीं ला रहे थे वो, लेकिन प्रोमिनेंट लोगों को ला रहे थे। ये सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को ले रहे हैं, उनको सिर्फ ऑफिसर चाहिए, मंत्री तो एक ही 2 ही हैं। तो ये दुखद स्थिति है। और जयशंकर एज ए फॉरेन मिनिस्टर ये टोटल फेलियर, ये तो मैं कह चुका हूँ। ऐसे में प्रोफेसर गिरी, क्या आप उम्मीद लगा रहे हैं कि जोहानिसबर्ग में जब चीन के राष्ट्रपति पहुंचेंगे तो वैसी ही तस्वीरें आएंगी जैसे SCO समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग की आई थी, जिससे कि अमेरिका में ये बहस छिड़ गई थी कि आपने ऐसा किया, इसी की वजह से भारत अब इतने सालों की जो मेहनत है वो विफल हो रही है, भारत अब चीन के गुट की तरफ बढ़ रहा है, उधर झुकाव हो रहा है। क्या जोहानिसबर्ग में ऐसी तस्वीरें PM मोदी और शी जिनपिंग के सामने आ सकती हैं जो कि ट्रंप को एक बार फिर से परेशान करे? हालांकि ट्रंप फिर से कह रहे हैं, एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि मैंने ही जो है ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। जी, ये आ सकती है। कारण आप सही कह रहे हैं, ये चीन के प्रति ये झुकाव अगर ये सांकेतिक होता तो ठीक है कि अमेरिका को ऊपर प्रेशर देने के लिए, लेकिन ये हकीकत में जो झुकाव हो रहा है ये आश्चर्य की बात है। चीन को कभी विश्वास किया नहीं जा सकता है। चीन हमारा राइवल रहा है शुरू से। को साथ मिल जाना और ये परसेप्शन भी देना कि भाई हम अगर हमारे ऊपर हमला करोगे तो हम चीन और रूस के साथ एक हो जाएंगे। रूस का तो मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ, वो भी घातक है हमारे लिए आगे चल के, लेकिन चीन के साथ जाना और पब्लिकली इस तरह का छवि देना दुनिया को, ये मुझे समझ में नहीं आया। जी, एक छोटा सा ब्रेक लूंगी। इससे पहले कि मैं प्रमोद पावा सर के पास जाऊं अगले सवाल के साथ, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे स्ट्रेट टॉक के साथ। फिर से सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और अमेरिका की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसमें भारतीय सेना के शौर्य को ललकारा गया है। पहलगाम आतंकी हमला को आतंकी हमला नहीं बताया गया है, जो कि हर भारतीय को नागवार गुजर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ तक कि विदेश मंत्री, यहाँ तक कि भारत के रक्षा मंत्री, कोई औपचारिक बयान, कोई आधिकारिक बयान भारतीय विदेश मंत्रालय तक का
कोई औपचारिक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जो कि बेहद ही अफसोसनाक है। हमारे साथ डॉक्टर प्रमोद पाहवा जुड़े हुए हैं, उनसे समझते हैं कि प्रमोद सर, G20 समिट, तमाम बड़े बड़े लीडर यहाँ पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री तीनों अहम समिट में हिस्सा लेंगे, सेशन में भाग ले रहे हैं। जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो उनकी बातों का प्रभाव गहरा हो और तमाम देशों के साथ जो भारत के संबंध है वो और मजबूत बने, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत जो भी कहता है उसकी बातों में वजन हो। भारत के प्रतिनिधित्व और सबसे बड़े जो लीडर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो जो भी कहते हैं वो बहुत ही गंभीर बातें होती हैं। और अब इस बैकड्रॉप में जब पीएम वहाँ पर पहुँचे हैं और ये एक तरह से पुख्ता हो गया है कि वो ट्रंप का सामना शायद नहीं करना चाहते हैं, ऐसे में तमाम अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ और खास करके महत्वपूर्ण देशों के साथ भारत के संबंधों को आप कैसे देखते हैं? आपके बयान में एक बात अंडरलाइन करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी का जो भी वक्तव्य होता है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो भी वक्तव्य होता है, वो बड़ी गंभीर बात करते हैं जी। तो मैं इसको दोबारा से रिपीट करता हूँ कि वो बहुत गंभीरता से बात करते हैं। बाकी वो क्या बोलेंगे वो तो टेलीप्रॉम्प्टर बताएगा, उसके बारे में तो प्रशांत सर ने भी पहले बता दिया कि अडानी जी का भी हित देखना है, बाकी सब काम भी करने हैं और डायस्पोरा से भी मिलना है, और चाहे उसके लिए वो आजू बाजू के देशों से बुला के ले जाने पड़े। देखिए, जहां तक अभी दो और मैं आपके प्रश्न के साथ छोटी छोटी बातें जोड़ देता हूँ जी। तजाकिस्तान का जो हमारा एयरबेस था उसको हटाना था, उसमें ध्यान रखिएगा कि वहां पर एक उसके नजदीक पड़ता है वाघान कॉरिडोर जी, जैसे हमारा में। चिकन, हाँ, जी, जैसे हमारा चिकन एक बड़ा अहमियत रखता है, ऐसे ही एशिया और यूरोप को जोड़ने के लिए चाइना के लिए वाघान कॉरिडोर बहुत अहमियत रखता है जी। और तजाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ उसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है और शायद पाकिस्तान वहां धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। दूसरी बात प्रोफेसर सर ने बोली कि ट्रंप आएंगे या जाएंगे। मेरा पर्सनली मानना यह है कि ट्रंप राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हुए हैं, वो अगर इस पोस्ट पर आए हैं, चाहे वो सिलेक्ट किए गए, प्लांट किए गए या इलेक्ट किए गए, उनका एकमात्र लक्ष्य जो है, उनका टारगेट यही है कि वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को जो आने वाला है उसको इम्प्लीमेंट करके जाएं। और ये सब चीजें, चाहे वो कॉम का साथ थी या हमारे साथ बीटा का एग्रीमेंट था, वो सब उसी के साथ जुड़े हुए हैं। और हमारी गलतियों में एक सबसे बड़ी गलती हमारे प्रधानमंत्री जी ने की थी, जो उन्होंने बांग्लादेश को 111 गांव लौटा दिए थे। वो हमारे लिए बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन के थे और उस बहाने हम पाकिस्तान के अंदर अपने, हमारे क्या कहते हैं, बूट्स ऑन द ग्राउंड था जी। लेकिन जो गलतियां हो गई वो तो हो गई। अब आने वाले समय में अगर वो चाइना से बहुत ज्यादा व्यापार करते हैं तो अमेरिका को नहीं, अमेरिका के लिए तकलीफ दे होगा, और अगर वो चाइना से नहीं करते हैं तो वो भारत के लिए तकलीफ दे होगा। हम एक तरीके से दो कश्तियों पर सवार होकर चल रहे हैं, जो हमारे लिए परेशानी का कारण है। हम यूरोप और अमेरिका या वेस्टर्न पावर्स को नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारा बिजनेस टोटल उन्हीं पर डिपेंड है। हम मिडिल ईस्ट को नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारी रेमिटेंस वहां से आती है, हमारा 90 लाख मजदूर वहां काम करता है। चाइना से हमें क्या मिलता है जी? चाइना को तो हम कमा के देते हैं जी। और एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए, जैसे याल्टा 2 हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जितने आपस में जो दुश्मन देश थे वो एक टेबल पर बैठकर उन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया था और एक नई व्यवस्था लागू करती थी। तो हम क्यों ना माने कि अमेरिका और चीन भी पर्दे के पीछे मिलकर बैठ गए हैं और कोई नए नक्शे बनाने के बारे में सोच रहे हों। ये सवाल तो टंडन सर के लिए छोड़ता हूं मैं, या दर्शकों के लिए छोड़ता हूं जी। बिल्कुल। इसी के साथ एक और सवाल प्रशांत टंडन जी से मैं कर लेती हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री एक बात हमेशा कहते हैं कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ भारत, और अब दक्षिण अफ्रीका में पहुंचे हैं तो ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ की आवाज़ की बात कही जा रही है। इसे कैसे देख रहे हैं सर, जबकि अमेरिका की तरफ से इतनी बड़ी स्नबिंग भारत के लिए हुई है और पीएम मोदी खामोश है? ये सवाल तो वहाँ की मीडिया में भी पूछा जाएगा या फिर उठ रहे होंगे जी। देखिए नेहा जी, ग्लोबल साउथ जो है वो बहुत एक नोशनल कॉन्सेप्ट है अभी, जो हम भारत पहली बात की उपमहाद्वीप की शक्ति है, और दूसरा कि हमने हमेशा से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका,
एशिया के कंट्रियों की क़यादत की है। और वो नॉन अलाइंड मूवमेंट एक बड़ा मूवमेंट था जिसको कि नरेंद्र मोदी के समय ही खत्म किया गया ऑलमोस्ट। शुरुआत मनमोहन सिंह से हो गई थी, लेकिन इनके वक्त उसको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया। जी वो ज़्यादा मुफीद हमारे लिए ग्राउंड था बजाय कि ग्लोबल साउथ की बात करने के, क्योंकि वो अभी आप देखिएगा वैश्विक मंच पे तो चाइना का बहुत इन्वेस्टमेंट अफ्रीकन कंट्रीज में हो रहा है। तो एक तो ये है बात। दूसरी बात देखिए, ये सब चीज़ें आर्टिकल लिखने के लिए बहुत अच्छी लगती हैं, ग्राउंड पे अभी कुछ नहीं, उसका कोई सेक्रेटरिएट नहीं है, कोई हेडक्वार्टर नहीं है, तो उसकी सबमिट नहीं होती है कहीं। बहुत ही एक नोशनल अभी एक कॉन्सेप्ट है, और उसके बारे में क्यों हम अपना इतना वक्त खराब करें। ठीक है। दूसरा कि देखिए, भारत, नेहा जी, भारत की जो सबसे बड़ी ताकत रही है वो भारत की डेमोक्रेसी रही है। और भारत की डेमोक्रेसी बहुत सारे ट्रम्प जैसे लोगों को डिफेंसिव करती रही है। जी अमेरिका की मैं बात करूं तो अमेरिका में जो इंडिया कॉकस था, जिसकी बुनियाद रखी थी फ्रैंक पलोन, जिम मैकडर्मट या स्टीफन सोलार जैसे सीनेटर्स ने, वो किस बात की वकालत करते थे? जी भारत की डेमोक्रेटिक सेकुलर वैल्यूज की बात करते थे। और वो एक बड़ा एक तबका जो प्रोग्रेसिव लिबरल तबका वेस्टर्न यूरोप में, कनाडा में, अमेरिका में मौजूद था, वो भारत का हितैषी था। जी वो हमारे भारत का अनपेड एम्बेसडर था, लॉबिंग एजेंसी थी जिसमें पैसा भी नहीं खर्च होता था। वो भारत की वकालत सीनेट, कांग्रेस में, तमाम फोरम्स में करते थे वो। जी जब हम अपने बेसिक डेमोक्रेसी, फ्री प्रेस और सेकुलरिज्म से हटेंगे तो वो तमाम सारी जो शक्तियां हैं, जो लिबरल फोर्सेस हैं, वो हमारी वकालत नहीं करती है। ये भारत का नुकसान हुआ है, चाहे वो डेमोक्रेसी के इंडेक्स में आप देखिए, चाहे फ्रीडम ऑफ प्रेस के इंडेक्स में देखिए, इन सभाओं पे भारत अब न्यूनतम बॉटम पे है मोदी साहब के काल में। तो ये एक बड़ा नुकसान जो है फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे हम देख रहे हैं कि जो हो रहा है, कि उनका जो लिबरल प्रेस है, मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, लिबरल होती है आमतौर पे, बिल्कुल, और प्रो डेमोक्रेसी होती है, प्रो ह्यूमन राइट्स होती है। सारी लिबरल एजेंसीज हमारे भारत के खिलाफ हो गई हैं, क्योंकि भारत में लिंचिंग हो रही है, फ्री प्रेस नहीं है, तमाम तरीके की ऐसी बातें जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, वो दुनिया भर में जाती है, और सोशल मीडिया ने दुनिया को एक जगह पे खड़ा कर दिया है। तो ये सबसे बड़ा चीज जो हमने खोई है जी हमने बहुत बड़ा अलायंस वेस्टर्न पावर्स के बीच में खो दिया है, कि हमने लिबरल वॉइसेस को खो दिया है। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी बात। प्रोफेसर गिरी, बहुत ही सीमित वक्त रह गया है, तो आपसे एक सवाल ज़रूर लेकिन करना चाहूँगी, आप संक्षेप में आपसे जवाब की अपेक्षा रखती हूँ। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश यात्रा पर जा रहे हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तस्वीरें झूठ बोलती हैं। जोहानिसबर्ग से भी ऐसी ही तस्वीरों की आप उम्मीद लगा रहे हैं कि दिखने में तो सब चंगा लगता है, लेकिन असल धरातल पर जब रिपोर्ट सामने आती है तो उस रिपोर्ट में भारत की स्नबिंग होती है, भारत विरोधी भावनाओं को जो है तूल दिया जाता हुआ नजर आता है। ऐसे में आपकी एक छोटी सी टिप्पणी। जी, मैं उसमें पावर साहब को दोहराऊंगा। उन्होंने कहा कि जो दिखता है होता नहीं है, जो नहीं दिखता है वो होता है। तो तस्वीरें झूठ बोलती हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस तरह के आयोजनों में क्या तस्वीरें झूठ बोलती हैं। जी हाँ, ये हो सकता है। ये जो कहते हैं कि ये सब जो वो गर्माहट दिखती है रिश्तों में, जो एक खास किस्म की इम्पोर्टेंस दिखाई जाती है, ये सब झूठ है। जी, ये डिप्लोमेसी में जो दिखता है वो सच नहीं है। सही में डिप्लोमेसी का जो संज्ञा है ना, टू से दी नास्टीएस्ट थिंग इन अ नाइसेस्ट वे, ठीक है ना। तो इसीलिए लेकिन वो भी फेलियर है। जो तस्वीरें भी आ रही हैं, जो छवि हम दे रहे हैं ना, वो भी सही नहीं दे रहे हैं। और ये एक समूचा विफलता है हमारा फॉरेन पॉलिसी का। सो इट इज बड़ा दुखद स्थिति है। और इसके ऊपर जब तक, मैंने कहा था आपको अभी के चैनल में, कि जब तक विदेश मंत्री चेंज बदला नहीं जाएंगे, ये हमारा विदेश नीति में भी बदलाव नहीं दिख रहा है।
जी, तो आप बदलने के हक में हैं, लेकिन बदलने का कोई जो है ये दिख नहीं रहा, आसार नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की तरफ से उनको पूरा का पूरा जो है एक संरक्षण हासिल है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी प्रोफेसर गिरी, आपका भी, प्रशांत सर आपका भी, अपावा सर आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने समय निकाला और स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म से जुड़े। अपने दर्शकों पर एक सवाल छोड़ती हूँ कि भारत की विदेश नीति और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसे कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है। ग्लोबल साउथ की आवाज़ तो छोड़ दीजिए, इस वक्त ऐसा लगता है कि भारत अपनी आवाज़ भी समय पर नहीं उठा पा रहा है। जब खास बात ये होती है कि भारत की सेना के शौर्य पर एक बड़ा सवाल अमेरिका के आयोग की तरफ खड़ा किया जाता है, तो भी ये चुप्पी आखिर क्या लाचारी है, किस बात को दर्शाती है? आप अपने जवाब हम तक लिखकर पहुँचाएं info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी ईमेल पहुँचा सकते हैं। देखते रहिए जस्ट टीवी, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।